जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मजबूर बोल रहा हूँ जनाब, मैनचेस्टर। जी जी हेलो। जी जी जी, मकबूल साहब मैनचेस्टर से। जी जी, मेरा सवाल साहब से है कि वो दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जहाँ पैसे के खरीद कर तहरीक की अदर खत्मा दिलाई जाती है? ये हमारे मुल्क के साथ क्या मजाक है? जी, मैं ये भी आपसे पहले ही कह रहा था कि इस वक्त है तो केस सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैं अपनी कौम सारी को कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं फिर से अमर बिल मारूफ की बात करता हूँ। सबसे बड़ी जो एक मुल्क की इखलाकियात, उसकी जमहूरियत, उसके मुल्क में इंसाफ की जो रखवाली करती है वो कौम करती है। अमर बिल मारूफ एक कौम को जिंदा रखता है। कोई भी दुनिया में जिंदा कौम, और जो मैं बरतानिया में देखा एक जिंदा कौम को, ये जो अभी मैनचेस्टर से की कॉल आई है, वहां कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि किसी की वोट खरीदी जा सकती है। तो वो तो मुसलमान भी नहीं है। हुक्म तो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है कुरान में कि आपने अच्छाई के साथ, आपने हक के साथ खड़ा होना, और आपने बदी और बुराई के खिलाफ जहाद करनी है। ये नहीं कि आपने चुप करके बैठ जाना। जब कौम एक बुराई देखती है और उसके खिलाफ चुप करके बैठ जाती है, अपना नुकसान करती है। मैं आज प्रोटेस्ट यहाँ भी कर रहा हूँ, आज ये रेड जोन के बाहर अपनी सारी लोगों के साथ मैं भी वहाँ आऊँगा, और मैं सारी कौम को कहता हूँ कि आपने प्रोटेस्ट करना है। ये सिर्फ यही नहीं हुआ कि जमहूरियत के पैसे दे के लोगों को खरीदा जा रहा है। जो वादा करके आए हैं, ओथ लेके आए हैं कि जी हम मुल्क की, जब ओथ लेता है, जब मेंबर पार्लियामेंट बनता है, उस ओथ की भी खिलाफ वर्जी है। अपने आप को बेच भी रहा है। फिर ऊपर से बैरूनी साजिश भी है जो वाजे हो गया, जिसकी वजह से स्पीकर ने असेंबली डिसॉल्व की कि कभी भी इस तरह के बाहर का मुल्क नहीं कहता कि आप अगर ये इस आज प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे, अगर आप इसको हटाएंगे नहीं तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और हटा देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो ये सारा जो है, ये असल में तो नुकसान पाकिस्तानी कौम का। अगर इस तरह की इस मुल्क में इसी तरह जमहूरियत आपकी चलती रही तो ये तो कोई भी इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकता है। क्या करना है? 15-20 अरब लेके लोग खरीद के आप गवर्नमेंट गिरा दें। इसलिए आप सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अगले कॉलर जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब? जी, रियाज अहमद बडानी बात कर रहा हूँ, साउथ पंजाब तहसील अलीपुर से। जी, क्या सवाल है वजीर आजम साहब से? खान साहब से मेरा सवाल ये है, सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज करना चाहूंगा, और उसके बाद एक ही बात कि खान साहब, आप हमें कहते रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। अब हम आपको कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। और लेकिन क्या आपको जी, आपको कल कौन, एक मिनट, आपको कल कौन घबराया हुआ नजर आ रहा था? कोई नहीं सर, हमें यकीन करें, इतना खुश हुई आपने डी चौक पे था, और इंशाल्लाह आज भी उधर होगा। शुक्रिया जी। हमारे साथ नंबर आप मिला रहे हैं कि उससे पहले कि हम कॉलर की तरफ जाएं। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही है? क्विकली प्लीज। मैं बात कर रही हूँ। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आपकी अपोजिशन के बारे में अदम समाप्ति तरफ करके और कितनी हो गई है, तो क्या तरक्की करके कुछ भी आईन की पाबंदी नहीं है? क्या जमीन को हमेशा के लिए नाअहल नहीं कर देना चाहिए? को हमेशा के लिए नाअहल नहीं कर देना चाहिए? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये सवाल है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ नाअहल ही नहीं करना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं क्रिकेट कैप्टन था। ये कोई 30-32 साल की मैं क्रिकेट खेलता था तब। तो मुझे एक पता चला कि हमारे 4 खिलाड़ियों को पैसे ऑफर किए गए। वो फाइनल था शारजा के अंदर, फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। तो वहां उन्होंने कहा कि हमारे 4 प्लेयर्स को उन्होंने खरीद लिया है, और आगे कल मुझे रात को टेलीफोन आया, बल्कि जावेद मियां था मेरे जो वाइस कैप्टन थे, उन्होंने मुझे रात को 2 बजे जगा के टेलीफोन किया कि कल हमारे 4 प्लेयर बिक गए। मैंने सारी टीम को बुलाया मैच से पहले, उसमें से सब, वो याद भी होगा उस टीम को, मैंने सबको खड़ा किया,
सारा क्राउड भरा हुआ था मैच शुरू होने से पहले पिच के बीच में। मैंने कहा मैं आज सबको एक एक को आपको देख रहा हूँ। किसी ने भी सही मायने में क्रिकेट ना खेली, क्योंकि मुझे पता है जुए की ऑफर है। मैंने कहा मैं सिर्फ तुम्हें टीम से नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें जेलों में डलवाऊंगा। और मुझे अभी भी याद है कि वो हम मैच बड़े आराम से जीत गए और बाद में मुझे पता चला कि वाकई ऑफर थी। लेकिन जब तक लोगों को खौफ ना हो, बदी करके गलती करके माशरे को अपना ज़मीर बेच के, मुल्क की जमहूरियत को बेच के, जब तक उनको खौफ ही नहीं होगा कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम पैसे भी पकड़ लेंगे और फिर इलेक्शन लड़ लेंगे, जब तक आप ये नहीं करें। नहीं तो आप सजा देते क्यों हैं? सजा जेलों में लोगों को डालते इसलिए है ना कि लोगों को बताने के लिए कि कोई भी जुर्म करेगा तो जेल में जाएगा। तो जब आप जुर्म के बाद लोगों को जेल में नहीं डालते, माशरे की तबाही के दरवाजे खोल देते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। अगले कॉलर हमारे साथ, नंबर है 0519224900। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं डॉक्टर इरफान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी डॉक्टर साहब। जी मेरा सवाल है रियाजुल खान साहब को। पहले तो हम जितना अप्रिशिएट करें कम कि जो क्रेडिट कार्ड है, आप इमेजिन करें वो इलाके का बाड़ी टूटा होगी, हीरा दबाटा हो गया, और हमारे गांव के जो इलाके हो गए, वो लोग इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में, पंजाब जैसे बड़े शहरों में आके अपने घर बेच देते थे, जमीनें बेच देते थे, और जमीनें मतलब हाथ से गिरवी रखवा देते थे। तो पहले तो उन सब माओं की, उन बच्चों की, उन सब लोगों की आपके साथ वज़ीर आज़म साहब दुआ है। जितना भी हम अप्रिशिएट करें, बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन आप इवेंचुअली सारी कौम इस बात पे आपको शुक्र अदा करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती ये हुआ। तो थैंक्स टू यू खान साहब। और दूसरा आपका जो ये स्टैंड है, लिटरली कल हम सब समझ रहे थे कि पता नहीं क्या हो, लिटरली मतलब 2-3 दिनों से वो मीडिया भी बार बार जो है ना, लग रहा था कि जिस तरह हम नौजवान हम आपका इंशाल्लाह अलग से हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि टूडे सिक्योरिटी से आप आएंगे, और ये जो हमारे ऊपर वोट हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि वो हमारे सिक्योरिटी तभी आएगी कि जब वो भी एक हक मिलेगा वोट करने। तो ऑल द बेस्ट खान साहब। आई होप कि इसके बाद वही खान साहब होंगे जिनसे एक टाइम पे हम सब मिला करते थे इसीलिए। आई होप एंड आई वेरी उम्मीद है कि वो टाइम दोबारा से आए। डॉक्टर साहब शुक्रिया। देखिए 2 चीज़ें थी। एक तो पहले हेल्थ कार्ड, मैं ये अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और इस बड़ी मुश्किलों से ये शुरू हमने छोटे पैमाने पे पहले पख्तूनख्वा में शुरू किया, और फिर हमने फैसला किया पख्तूनख्वा के सारे जितने भी ख़ानदान हैं उनके लिए हेल्थ का इंश्योरेंस। और उसके बाद फिर पंजाब में गए, और वो बड़ा, मैं उस्मान बुज़दार को आज ख़ास खराज तहसीन पेश करता हूँ। इतना उसको बुरा भला कहा गया, जितना इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा, जो भी सही माने में। देखें क्या पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्बत कम करने की कोशिश इस चीफ मिनिस्टर ने की, वक्त तारीख ये साबित करेगी कि इसने सबसे ज़्यादा कोशिश की। और ये हेल्थ कार्ड 400 अरब रुपए एक आती है। पहले वो अपने बीवी बच्चों के पेट पाल रहे होते, एक बीमारी आती है, कर्ज मकरूज हो जाता है, सारा ख़ानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है। और इसलिए ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है, ये सबसे बड़ी नेमत आप अपने अवाम, बल्कि सफ़ेद पोश के लिए भी सबसे बड़ी नेमत है। दूसरी बात आपने की जी ये जो भी लोगों ने ख़रीदो फरोख्त हुई, देखिए मुझे भी लोगों ने कहा, मेरी अपनी पार्टी मेंबर्स ने कहा कि हम भी पैसे लगा के ख़रीदें। जब वो हमारे लोग ख़रीद रहे हैं, हम उनके लोग भी ख़रीदें। तो वो 20-25 करोड़ रुपया दे के हमारे लोगों को ख़रीद रहे थे, तो हम 30 करोड़ रुपया दे के उनको वापस ख़रीद सकते थे, या इनके लोग ख़रीद सकते थे। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये पैसा आना किधर से था? ये चोरी का पैसा आना था। या तो मेरे पास 4 गवर्नमेंट थी, उनके पास तो सिंध की गवर्नमेंट थी, बाहर से भी पैसा आया इनके पास, तो इनके पास सिंध की गवर्नमेंट थी, मेरे पास तो 4 गवर्नमेंट्स थी, मैं तो उधर से पैसा निकाल के खरीद सकता था लोगों को। 30-30 करोड़ रुपया क्या है हुकूमत के लिए 20-30 लोगों को देने का? लेकिन फिर मैं क्या मिसाल सेट कर रहा हूँ
میں وہی کر رہا ہوں. پھر یہ جو انہوں نے دونوں مین پارٹیز نے جب چھانگا مانگے میں ہوا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے خرید کے چھانگا مانگے میں رکھ لیا, انہوں نے خرید کے مری یا کہیں اور گھسا دیا. یعنی یہ ملک سے تماشا, میرا تو ضمیر ہی نہیں مانتا تھا یہ کرنے کے لیے. جی آپ کی کالز آ رہی ہے 05192249000. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ میں ماہرہ احمد بات کر رہی ہوں میاں والی سے. سر میں خود بھی کیمیکل انجینئر ہوں اور میں یہاں انڈسٹریل زون میں رہتی ہوں میاں والی کے. سر میاں والی میں 10 سال میں یہاں 10 سال سے رہتی ہوں. کبھی اتنی روڈ نہیں بنی تھی, کبھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی جتنی میں نے اب ان عثمان گزار کے دیکھا ہے ٹائم میں کہ جتنی یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور سر میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کیا وہ یہیں پہ اسٹاپ ہو جائیں گے؟ جیسے روڈ بن رہی ہیں اور سب کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیا وہ آپ کے جانے سے یہیں پہ وہ منصوبے یہ ختم ہو جائیں گے یا آپ لوگوں نے کچھ ایسا کر کے جائیں گے کہ یہ منصوبے چلتے رہیں؟ اور دوسرا سر میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ بھاری اکثریت سے دوبارہ آئیں گے تو جو ہم پڑھی لکھی باشعور خواتین ہیں اس ملک کی, ان کے لیے اسپیشلی جو ایجوکیٹڈ ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں لیکن گھر میں ہیں, ان کے لیے بھی آپ کچھ ایسے منصوبے لائیے گا کہ وہ بھی واپس اپنے آپ قوم کی خدمت کر سکیں, آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. جی بہت شکریہ. پہلی چیز تو میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ جب یہ پنجاب کی صحیح معنی میں انالیسز ہوگی, اور وہ ایک ہوتا ہے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, کے پی آئیز جسے کہتے ہیں, اگر یہ آج اسٹڈی کوئی کر لے کہ سندھ کے کیا حالات ہیں اور 3.5 سال میں پنجاب میں کیا ہوا اور پختونخوا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پنجاب میں جس طرح کا انہوں نے نچلے لیول پہ ڈیولپمنٹ کی ہے اور جو غریبوں کے لیے کیا ہے, جو ابھی کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں کسانوں کے لیے, میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی تاریخ میں اتنا ہوا ہے. اور پختونخوا کے اندر تو ماشاءاللہ انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا صحت کارڈ یعنی ہیلتھ انشورنس. کیا ہوگا انشاءاللہ, آپ نے پختونخوا کی جو بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے اس میں رزلٹ دیکھ ہی لیا کہ اس طرح کی بھاری اکثریت سے, جس طرح ان علاقوں میں تحریک انصاف جیتی ہے جدھر تحریک انصاف نہیں, ہزارہ میں تو نون لیگ کا بڑا زور تھا, تو نون لیگ بھی کا جنازہ نکل گیا, پیپلز پارٹی کا بھی نکل گیا, تو تحریک انصاف نے جس طرح جیتا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں بھی آنا تھا انہوں نے جب 3 لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں جو 30 سال سے, ہم تو 3.5 سال سے آئے ہیں نا پاور میں, یہ 30 سال سے یہ باریاں لے رہے ہیں. اور یہ جب شہباز شریف نے کہا کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز,